नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, जिसका सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर हम पढ़ रहे थे। ये सीरीज न सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, सब में आपके लिए काम में आने वाली पुस्तक है। और इसमें जो जरूरी चीजें ऐड करनी होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करने होते हैं, वो मैं इसमें ऐड करते चलता हूं और एक नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका ज्ञान स्थायी बने, लंबे समय तक आपको याद रहे। तो आप वीडियो 5-10 मिनट देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो हमने प्रभावती गुप्त वाले इस अभिलेख के बारे में चर्चा कर ली थी पिछली वीडियो में, कुषाण और गुप्तों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नगर और व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज से शुरू करेंगे हम। देखिए, नगरीकरण पहले तो हमें दिखता है हड़प्पा सभ्यता के दौरान, और 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसमें पहला नगरीकरण दिखता है हमें भारतीय उपमहाद्वीप में, जब हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा इस प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं। दूसरा नगरीकरण का काल आता है लगभग 600 ईस्वी पूर्व में, जब हमें भारतीय उपमहाद्वीप में दोबारा शहर दिखाई देते हैं, नगर दिखाई देते हैं। तो ये दूसरा नगरीकरण का काल है, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की थी महाजनपदों के रूप में। जो बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, उनकी राजधानियां ही प्रमुख शहर हुआ करती थी। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। संचार मार्ग कई प्रकार के हो सकते हैं, जमीनी मार्ग हो सकते हैं, नदियों के मार्ग हो सकते हैं जहां से यातायात के भी साधन चलते हो, व्यापार भी होता हो, या समुद्र के किनारे वाले हो सकते हैं। इन तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे पाटलिपुत्र, आधुनिक जो पटना है बिहार की राजधानी, वो ये नदी मार्ग के किनारे था। उज्जैन, जो जिसका पुराना नाम उज्जैनी था, मध्य प्रदेश में, ये भूतल मार्गों के किनारे थे। भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे रास्ते यहाँ से जाते थे। और इसके अलावा पुहार, ये तमिलनाडु में है, और आपको मैप में भी मैं शहर दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, पुहार जो है, पुमपुहर, इसका नाम आजकल पुमपुहर है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो ये समुद्र तट के किनारे था। इसके अलावा मथुरा जैसे जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में, ये व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इस बस्ती में लाने का निर्णय किया। यानी जो पहले राजधानी हुआ करती थी, राजगृह या राजगाह, उसके स्थान पर पाटलीग्राम में अब उन्होंने अपनी राजधानी बना ली, और ये जो इसका नाम है पाटलिपुत्र हो गया। 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया, और जब चीनी यात्री श्वेनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला, और उस समय तक यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। 7वीं सदी ईस्वी यानी बहुत 1000 साल का डिफरेंस हो गया लगभग। तो 7वीं सदी ईस्वी में जब हर्षवर्धन का काल था, उस दौरान श्वेनसांग, या इसका नाम आपको ये भी मिलता होगा, हेनसांग भी आपने पढ़ा होगा, ये वही हैं चीन के यात्री, जिनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, या इंग्लिश में इसको आप ऐसे लिखते हैं, ज्वानजांग। इसका उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। तो ये आए तब इस शहर को, ये शहर लगभग नष्ट हो चुका था, सिर्फ खंडहर बचे थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। अधिकांश ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग अब भी बसे हुए हैं, तो उन स्थानों की खुदाई करना संभव नहीं है। हड़प्पा शहर थोड़े से भिन्न है, वो ऐसे स्थानों पर है जहां अब जनसंख्या बसी हुई नहीं है। अधिकांश जगह पर जहां बसी हुई है वहां भी खुदाई में दिक्कत आती है, लेकिन अधिकांश हड़प्पा के शहर ऐसे स्थानों पर हैं जहां अब जनसंख्या नहीं है। लेकिन फिर भी यहां से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसके लिए शॉर्ट में नाम आता है NBPW, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, या PGW, BRW। इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तनों की संस्कृतियां हैं, उसके बारे में मेरा एक अलग से वीडियो है, आप सिर्फ ये सर्च कर लेना, मृदभांड संस्कृति हिस्ट्री 360, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे, क्योंकि ये इनकी जो बनाने की प्रक्रिया है और देखने में भी ये काफी महंगे लगते थे।
साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे और हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है खुदाई में। और सीप के बारे में यदि आपने सुना हो तो एक समुद्री जीव होता है और उसके बाहर एक कठोर खोल होता है। यदि उस खोल के अंदर बालू के कण चले जाएं या अन्य प्रकार का कोई पदार्थ चला जाए तो इसके अंदर से ही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो उसके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में एक मोती बनता है। तो ऐसे सीप में मोती बनने की प्रक्रिया चलती है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। जो दान करते थे वो कुछ पट्टिकाओं पर अपना विवरण देते थे। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता था कि वो क्या काम करता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, अभी आगे बढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं इस चित्र को। एक प्रतिमा की भेंट, यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है, प्राकृत भाषा है, जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला सुनार धर्मक जिसका नाम है, उसकी पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं कि इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। जो ऐसे लेख मिले हैं उन पर कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है। यानी अलग अलग जो व्यापारी हैं या अलग अलग जो शिल्प का काम करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं बनाते हैं, उनके संघ बने हुए होते थे। तो उन संघों को श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणी। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया। जैसे जैसे शहर बने, शहर में अमीर वर्ग भी सामने आया, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। आगे है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। यानी ये तो उपमहाद्वीप में यानी भारत पाकिस्तान वाला इलाका है, यहीं पर व्यापार की बात कर रहे थे हम। इसके बाहर दूसरी दुनिया के साथ, दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार होता होगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था। इतने सारे शहर थे, इतने बड़े व्यापार होते थे, तो बहुत सारे नदी मार्ग और जो स्थल मार्ग हैं उनका उपयोग व्यापार के लिए होता था और कई दिशाओं में ऐसे मार्ग फैल गए थे। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। मध्य एशिया मैंने पिछले में आपको बताया था, जो 5 देश हैं रूस के नीचे, बाईं तरफ कैस्पियन सागर, दाईं तरफ चीन, नीचे अफगानिस्तान और ऊपर रूस, उसके बीच में जो 5 देश हैं वो मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से, अभी मैं आपको मैप में भी समझाने का प्रयास करूंगा, कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। ये जो अरब सागर वाले रास्ते हैं या बंगाल की खाड़ी वाले रास्ते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। यहाँ से देखिए, ये जमीनी रास्ते हैं, यहाँ से होते हुए और यहाँ पे टर्की से होते हुए यूरोप में जाने का एक ये जमीनी रास्ता है। यहाँ जो बीच में तुर्की आपको दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी है। तो ये हिस्सा जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, यानी बीच में पानी है। अभी तो यहाँ पर पुल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पुल वगैरह नहीं होते थे। तो वो मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, अभी प्राकृतिक मैप में दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए, एक रास्ता ये है कि यहाँ से भारतीय तटों से आए और यहाँ ये अदन की खाड़ी है, यहाँ से होते हुए ये लाल सागर है, लाल सागर से होते हुए अब ये जो हिस्सा है, अभी यहाँ पर आधुनिक काल में तो स्वेज नहर बनी हुई है, लेकिन उस समय स्वेज नहर थी नहीं, तो ये जमीन थी यहाँ पर। तो यहाँ से ऊंटों वगैरह के माध्यम से, यहाँ मिस्र है तो ऊंटों वगैरह के माध्यम से यहाँ इसको भूमध्य सागर की तरफ ले जाया जाता था और यहाँ से फिर पानी वाले जहाजों, नावों की सहायता से भूमध्य सागर में सामान ले जाया जाता था। तो ये रास्ता हुआ करता था। इसी प्रकार चीन की तरफ जाने के लिए ये बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार से ये रास्ते हुआ करते थे। नीचे की तरफ से आप यहाँ मलेशिया के बीच से यहाँ रास्ता है, यहाँ से होते हुए और फिर आगे ऊपर पूरा मैप नहीं है मेरे पास, दक्षिणी चीन सागर से फिर चीन की तरफ या ये जो पूर्वी एशिया के देश हैं, इन देशों में व्यापार होता था। तो ये कुछ रास्ते थे, मैं आपको जूम करके कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये प्राकृतिक नक्शा है और यहाँ से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तुर्की है और ये अपना लाल सागर है और इस लाल सागर में यहाँ पर अब स्वेज नहर बनी हुई है। इसको मैं जूम करके अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो ये तुर्की वाला इलाका है। तो यहाँ पर बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जल है। अभी तो यहाँ पर कई प्रकार के पुल बने हुए हैं, लेकिन पहले नहीं था। तो जो रास्ते यहाँ से आते थे, जमीनी रास्ते, व्यापार करने के लिए सामान ले जाते थे, तो यहाँ तक तो स्थल मार्ग से आते थे और उसके बाद में जल मार्ग पार करते हुए आगे फिर स्थल मार्ग से ये यूरोप आ जाता है आगे, तो यूरोप में सामान सप्लाई होता था। इसी प्रकार से ये अभी आपको जो दरार सी दिख रही है, ये स्वेज नहर है। पहले ये स्वेज नहर नहीं होती थी, यहाँ पर पूरा जमीनी इलाका था ये, तो इसके कारण यहाँ पर ऊंटों के माध्यम से सामान लाद कर ले जाया जाता था और फिर आगे भूमध्य सागर में पानी वाले जहाजों से, जलपोतों के माध्यम से उसको यूरोप में सप्लाई किया जाता था।
अब वापस आते हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो ये अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। विभिन्न प्रकार के शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया क्योंकि प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, अर्थव्यवस्था की धुरी थे ये। और इसके अलावा यदि दूसरे देशों के राज्यों के व्यापारी व्यापार करते थे तो उनकी सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के शुल्क भी राजा लिया करते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी, क्योंकि समुद्री मार्ग से बहुत सारा सामान एक साथ ले जाया जा सकता है और उसका खर्चा भी कम होता था। तमिल भाषा के मस्थुवन और प्राकृत में सत्वा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। ये व्यापारियों के नाम है तमिल भाषा में मसत्थुवन, प्राकृत में सत्वा या सार्थवा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध होते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में, जो अभी तो आप इटली में रोम जानते हैं, लेकिन रोमन साम्राज्य अपने काल में बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, लाल सागर से होते हुए और फिर अफ्रीका की भूमि पार करते हुए जो मिस्र का हिस्सा है उसको पार करते हुए भूमध्य सागर तक ले जाया जाता था। उससे आगे फिर खासतौर से इटली के व्यापारी उसको ले जाया करते थे और सारे यूरोप में उस माल की सप्लाई होती थी। अब इसके बाद में मालाबार तट, आधुनिक केरल। यदि आप भारत के नक्शे को देखें तो यहाँ पर केरला है, तो इसका ये जो तटीय इलाका है इसको मालाबार तट बोलते हैं। तो इस मालाबार तट से व्यापार होता था और यहाँ से होते हुए अरब सागर के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, इसमें पढ़ भी लेते हैं। यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। यहाँ पर एक पुस्तक का अंश दिया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी उस यात्री का नाम पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक यूनानी समुद्री यात्री था। पेरिप्लस का मतलब नीचे दिया गया है, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है। और एरिथ्रियन सी या खास तौर से पेरिप्लस एक कैटलॉग होता था जिसके अंदर समुद्र तटों के आसपास जो बंदरगाह वाले इलाके हैं उनका विवरण दिया गया होता था। और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। पहले लाल सागर के लिए शब्द इस्तेमाल होता था, अभी सिर्फ लाल सागर ही नहीं, जैसे मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये रहा मैप। पहले तो ये लाल सागर के लिए शब्द इस्तेमाल होता था, अभी ये सिर्फ लाल सागर के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ गल्फ ऑफ अदन और ये जो हिंद महासागर का ये जो हिस्सा, इस पूरे के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इस शब्द को, एरिथ्रियन सागर। तो ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश यानी एक कुछ हिस्सा यहाँ पर अपनी पुस्तक में दिया गया है। पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या दे रखा है। पहले इस फोटो को मैं कट कर देता हूं। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए, दाल और चीनी नहीं, दालचीनी, बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहां भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। पहले इन शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। मेरा ये मोटिव हमेशा रहता है कि आप यदि कुछ पढ़ाते हैं या आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक शब्द का मतलब जहां तक संभव हो पता करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको हर तरह से आपकी पढ़ाई में, आपके भविष्य में काम आने वाली बातें हैं। जैसे पुखराज की बात करें तो पुखराज एक प्रकार का खनिज ही है, बहुमूल्य रत्न है, और जिसको आपने अंगूठी में देखा होगा, कई लोग देखो हाथों में पहने रखते हैं अलग अलग प्रकार के पुखराज, मूंगे, अलग अलग प्रकार के रत्न। तो पुखराज माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, ज्ञान लाता है, समृद्धि लाता है, सुख लाता है, शांति, धन में वृद्धि, और भी पता नहीं ऐड तो पता नहीं क्या क्या आते हैं कि 30 दिन में धनवान बना देता है। इस प्रकार के अंधविश्वासों के जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन पुखराज एक प्रकार का रत्न है, खनिज पदार्थ आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद में सुरमा। अब सुरमा, आप जो सीधी काजल आती है उसको मत मानिए। सुरमा बेचने वाले भी यदि आपने कहीं देखे हो, एक सलाई से के माध्यम से सुरमा आंखों में डाला जाता है। तो सुरमा जो है वो एक प्रकार का खनिज पदार्थ ही है। पीरियोडिक टेबल में SB आता है 51 नंबर पर। SB जो आवर्त सारणी यदि आपने विज्ञान में पढ़ी हो तो SB जिसका एटॉमिक नंबर 51 होता है, उसका अंग्रेजी में नाम होता है एंटीमोनी। एंटीमोनी ये सुरमा है। हालांकि आंखों में डालने के लिए भी काम लिया जाता था। अब भी एशिया में, और खासतौर से एशिया की हम बात करें तो एशिया के बहुत से देशों में अब भी काम में लिया जाता है, लेकिन वो जो काम में लिया जाता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, या जो सुरमा ओरिजिनल होता है उसके अंदर भी लेड की मात्रा होती है, शीशे की मात्रा होती है, जो कि आंखों के लिए नुकसानदायक भी साबित होता है। तो डॉक्टर तो मना करते हैं। तो एशियन कंट्रीज और प्राचीन इजिप्ट में इसका बहुत इस्तेमाल होता था।
और आंखों को बड़ी दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ऐसा भी कहा जाता है आंखें साफ होती हैं, आई साइट बढ़ती है। तो ये बातें मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि अच्छी है या नहीं है, लेकिन ये सुरमा आप एंटीमोनी को समझेंगे, जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें भी ये है। SB इसका मात्रक क्या होता है, SB से इसको दर्शाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में 51 इसका डोपिंग नंबर है। इसके अलावा बैटरीज बनाने में या फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल बनाने में, यानी आग की जो लपट है उसको कम करने के लिए इस प्रकार से भी काम में लिया जाता है। पेंट वगैरह में, ग्लास में, बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो वो है सुरमा। आप सीधा ही वो पंजाबी गाने सुन के सीधा आप मान लें कि आंखों में काजल डाल लिया, सुरमा हो गया। फिर मूंगा, ये आपने कभी देखा होगा, मैं चित्र भी साइड में दिखा रहा हूं। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में ये समुद्री जीव मिलता है, हिलता नहीं है बिल्कुल भी, और एक के ऊपर एक लाखों करोड़ों जीव इकट्ठे होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे पौधे हैं। तो उनसे ये मूंगा बनाया जाता है और हाथों में पहनते हैं। कोई चांदी के साथ पहनता है, कोई तांबे के साथ पहनता है, मुझे पता नहीं, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो मूंगा हो गया। उसके बाद में शीशा, देखिए एक तो होता है सीसा और एक होता है शीशा। ये जो शीशा है ये मिरर, कांच के लिए हम उपयोग करते हैं। सीसा ये अलग है, ये लेड है, L, और ये भी पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। लेड यानी Pb, एक धातु है Pb, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। हालांकि मैं विज्ञान बीच में नहीं घुसाना चाहिए इतना। तो ये अलग है, सीसा अलग है और शीशा अलग है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तांबा, टिन को रंगा भी बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो यहां भारी मात्रा में ये मिलते हैं। इसका जिक्र है पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रेंसी पुस्तक के अंदर, इसका जिक्र हमें मिलता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर मूंगे से इस प्रकार के मोती वगैरह, आभूषण वगैरह बनते थे। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे, यानी अलग अलग इलाकों में निकलते होंगे तो भी तटीय बंदरगाहों तक वो सामान लाया जाता था और फिर सप्लाई किया जाता था दूसरे देशों की ओर। अब हम पढ़ते हैं सिक्के और राजा। थोड़ा सा मैं बीच में से क्लियर कर लेता हूं इसको। सिक्के और राजा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक शुरू हो गया। और सबसे पहले जो सिक्के प्रचलन में आए और जिसका जिक्र अपनी पुस्तक में भी किया गया है, आहत सिक्के, यानी उसके ऊपर आहत करके मतलब दबाव लगाकर कुछ आकृति उकेरी जाती थी, मार्क, उस पर पंचमार्क लगाया जाता था, तो इसीलिए इसको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। तो व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। विनिमय का मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान। जब सिक्के नहीं है, मुद्राएं नहीं है, तो आदान प्रदान कैसे होता था प्राचीन काल में, कि जैसे किसी को अनाज खरीदना है तो उसके बदले में वो कोई बकरी बेच देता था या कोई दूसरा अनाज बेच देता था या मिट्टी का बर्तन बेचता था। यानी आपस में वस्तुओं के बदले वस्तुएं देकर ही व्यापार होता था और वो व्यापार करना मुश्किल भी होता था। लेकिन सिक्कों के निर्माण के कारण ये बहुत ही आसान हो गया। विनिमय करना, इन वस्तुओं का आदान प्रदान करना बहुत ईजी हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और इन अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है कि किन किन इलाकों में व्यापार के लिए इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यानी उन पर जो निशान दिए गए हैं, उन पर राजाओं के जो चिन्ह दिए गए हैं, उनको मैच करके पता लगा कि किन किन शासकों ने इसको जारी किया है। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। हो सकता है कुछ व्यापारियों ने भी व्यापार करने के लिए, व्यापार को सरल बनाने के लिए इस प्रकार के तांबे के और चांदी के सिक्के बनाए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। इंडो यूनानी शासक। और पिछले वीडियो में हमने कुषाणों के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो विम कड़फिशस जो कुषाण शासक था, सबसे पहले सोने के सिक्के उसी ने जारी किए थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। और कौन से कुषाण राजा ने जारी किए थे? विम कड़फिशस, नाम लिख देता हूं मैं, विम कड़फिशस, इसके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और जो इंडो ग्रीक शासक हैं, इनके सिक्कों पर ही सबसे पहले राजा की मूर्ति, राजा का जो चित्र है या देवी देवताओं के चित्र हैं, वो भी सबसे पहले इनके सिक्कों पर ही हमें देखने को मिलते हैं।
इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। यानी ऐसे ही सिक्के हमें जो रोमन साम्राज्य के सम्राट हैं और ईरान के पार्थियन शासक हैं उनके द्वारा जारी गए सिक्के देखने को मिलते हैं इसी के तरह के। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। आगे आने वाले कालों में बड़ी मात्रा में, खासतौर से गुप्त काल में, हम देखते हैं कि सोने के सिक्कों की बहुतायत देखने को मिलती है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों का उत्पादन किया गया, जिससे पता चलता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार कितना बड़ा स्तर पर होता होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। रोमन सिक्के मिलने का मतलब यह है कि रोम के साथ व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य के साथ, और उनकी मुद्राएं यहां पर लाई जाती थी और उन मुद्राओं में भुगतान किया जाता था। तो सोने में भुगतान होता था खासतौर से। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। अभी पहले हम एक शब्द पढ़ लेते हैं, मुद्रा शास्त्र, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। नाम लिख देता हूं मैं, न्यूमिस्मेटिक। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। ये सिक्कों का अध्ययन है, इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्के को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी के कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। ये गणराज्य थे कुछ योद्धे जिनको कहा जाता है, और राजस्थान के भी उत्तरी हिस्सों में इसके से संबंधित प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में तो इनका केंद्र था ही, खासतौर से रोहतक के आसपास। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धियों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है, यानी दिखाई देती है। और सर्वाधिक योद्धियों की जो मुद्राएं हैं वो रोहतक से मिली हैं। रोहतक हरियाणा में है, रोहतक, वहां से सबसे ज्यादा इनकी मुद्राएं मिली हैं। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था, यानी सोने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। यानी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने, वहां के साम्राज्यों के साथ व्यापार करने के लिए इन सिक्कों ने काफी सहायता प्रदान की, क्योंकि इनके जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी, शुद्ध सोने के बने हुए थे। तो इनको आसानी से वहां पर देकर, रोमन साम्राज्य में या अन्य साम्राज्यों में देकर उनके बदले वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। छठी शताब्दी ईस्वी से, यानी गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है, गुप्त वंश के पतन के बाद में हमें सोने के सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, व्यापार वगैरह कम होने लग गया हो। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। उन्होंने कहा कि भारतीय गुप्त वंश के पतन के साथ साथ वहां रोमन साम्राज्य का भी पतन हो रहा था, उससे भी व्यापार में हो सकता है कमी आई हो, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। यानी रोमन साम्राज्य के व्यापार के साथ यहाँ के व्यापारियों या राज्यों को जो लाभ मिलता था वो उस लाभ में कमी आई होगी, क्योंकि इतनी वस्तुएं निर्यात नहीं होती होंगी। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। यानी अभिलेखों और ग्रंथों में अब भी सोने के सिक्कों के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? यानी हो सकता है प्रचलन में काफी मात्रा में सोने के सिक्के हो, लेकिन उनका भंडार कम किया गया हो, तो एक स्थान पर सिक्कों के ढेर हमें नहीं मिले हो। इस प्रकार के ये अनुमान है, कोई भी तय नहीं है कि क्या एकदम सही बात है। आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। जिस प्रकार से ये मार्क करके बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं चित्र के अंदर एक योद्धे सिक्का यहाँ पर दिया गया है। अब ये एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है, अभिलेखों को कैसे पढ़ा गया, मूल बातें, खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि कैसे पढ़ी, किसने पढ़ी, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभिलेख यानी जो किसी प्रकार के पत्थर के ऊपर, धातु के ऊपर खुदाई करके जो लिखे गए थे, जो भी शब्द लिखे गए थे, जो लेख लिखे गए, उनको अभिलेख बोलते हैं। लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है, यानी वो कैसे समझ पाते हैं पुरानी भाषाओं को, कैसे उन भाषाओं के बारे में जाना गया, इसके बारे में, कैसे वो लिपियां पढ़ी गई, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अशोक का एक अभिलेख दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं लिपि। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में
प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। जो भारत में अब भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उनकी जो लिपियां हैं उनमें उनके मूल में उनकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। यानी जो बदलाव आए और जो 18वीं सदी में जो भाषा और लिपि लिखी जाती, जो लिपि प्रयुक्त की जाती थी, उसके साथ तुलना करते हुए बहुत वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा में थे, संस्कृत में नहीं थे। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। हालांकि अधिकांशतः हमें इसकी डेट 1837 मिलती है, जबकि एनसीईआरटी में 1838 है। इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा एक पोस्ट के माध्यम से। यहाँ बाईं तरफ देखिए कुछ अक्षर दे रखे हैं कि ब्राह्मी में कैसे लिखे जाते हैं और अभी देवनागरी में वो कैसे लिखे जाते हैं। अशोक के समय की ब्राह्मी, हालांकि काल दर काल ब्राह्मी के अक्षरों में भी परिवर्तन होता गया था, जिसका एक मैंने चित्र आपको पिछले कुछ वीडियो के दौरान दिखाया था। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के जो उत्तर पश्चिम सीमा है अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ, वहां प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई, क्योंकि जो सिक्के हैं वो उस पर खरोष्ठी लिपि भी है और यूनानी लिपि भी है, तो यूनानी लिपि आसानी से पढ़ी जा सकी है, पहले से ही उसके बारे में जानकारी है। तो एक ही भाषा में एक जैसी बातें दो अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं, तो दूसरी लिपि को पढ़ना आसान हो गया, तो इससे खरोष्ठी लिपि पढ़ी गई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर इन दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए ए प्रयुक्त किया गया है, यानी पहला अक्षर ए है, तो वो देखेंगे कि खरोष्ठी में ए कैसे लिखा गया है। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने अक्षरों को पढ़ लिया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। उसने कहा कि वो ब्राह्मी लिपि जैसे पढ़ी है वैसे खरोष्ठी लिपि अलग है, लेकिन भाषा इसकी भी प्राकृत है, तो उससे भी इसको पढ़ने में सहायता मिली और जेम्स प्रिंसेप की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों को पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। एक दाईं तरफ पहला अभिलेख है जो हम देखते हैं, राजन देवनाम्पिये पियदस्सी यह कहते हैं। ये अशोक की उपाधियां हो सकती हैं, उनके अभिलेखों में अक्सर ये शब्द लिखे हुए मिलते हैं। अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएं, यानी आजकल जो संवाददाता न्यूज रिपोर्टर होते हैं उसी प्रकार से समाचार पूरे राज्य से इकट्ठे करके मेरे पास लाएं, तो इसके लिए प्रतिवेदक नियुक्त किए गए। चाहे मैं कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, अंतःपुर में हूं, जो रानियों वगैरह का निवास स्थान होता था उसको अंतःपुर बोलते थे, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाले में हूं, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूं यानी गार्डन में हूं, यानी मैं किसी भी कहीं पर भी हूं, मुझे वो समाचार ला कर दें। मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। जहां भी मैं हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, मैं उस काम को एक बार रोककर लोगों की समस्याओं का निराकरण करूंगा। अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है। आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व कितने भिन्न रहे होंगे, इस पर आप विचार करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो आप अभी कर सकते हैं, कमेंट आप अंत में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आप पूरा देखना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, यहाँ देवनाम पियदस्सी लिखा गया है, जो अशोक की उपाधि हो सकती है, लेकिन हमें कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें अशोक नाम भी हमें मिलता है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवनाम पिय अर्थात देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी यानी देखने में सुंदर या जो देखना जिसको मनोहर है, जिसका दर्शन आकर्षक है। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी गई हैं। उससे ये पता चलता है कि देवनाम पियदस्सी है, ये अशोकी है और ये अशोक के ही अभिलेख है। लेकिन हो सकता है उनकी जो परंपरागत उपाधि रही हो, लेकिन अशोक जैसा खुद कहता है कि ऐसी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, मैं व्यवस्थाएं शुरू कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये तय हो जाता है कि देवनाम पिय और पियदस्सी अशोक की ही उपाधियां ही थी और ये जो अभिलेख है वो अशोक के ही लिखवाए गए हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था।
आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनके पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? आप सोच कर देखें कि क्या अशोक के बारे में अशोक जो ये जानकारी दे रहे हैं कि मेरे से पहले के शासकों ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की, तो हाँ, ठीक ही प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां, इस प्रकार के अभिलेख हमें अशोक से पहले के बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है या वास्तव में यह बात सत्य है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? जैसे दाईं तरफ जो अक्षर मैंने आपको दिखाए थे अभी पिछले वाले पेज के अंदर, ये देखिए, जो एक ब्राह्मी में लिखा है उसी अक्षर को देवनागरी में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? यानी जो यात्रा करने के लिए मार्ग हैं, यातायात जहां से ज्यादा होता है, जहां से ज्यादा व्यापारी गुजरते हैं, ज्यादा लोग गुजरते हैं, तो उन नगरों के जो रास्ते हैं वहां पर ऐसे अभिलेख स्थापित किए गए थे। तो क्या लोग वास्तव में उनको पढ़ने के लिए रुकते होंगे? क्या इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे? अधिकांश लोग प्राय उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ कुछ हिंदी यूनानी शासक मेनांडर, जिसका एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद हुआ था और उस पर आधारित एक पुस्तक भी है, मिलिंद पन्न है या मिलिंद पन्नो उसको बोलते हैं, तो मेनांडर का एक सिक्का यहाँ पर दिया गया है। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे, यानी जो प्राकृत भाषा में अधिकांश अभिलेख दिए गए हैं। तो क्या भारत में आप जहां अफगानिस्तान वाले इलाकों से लेकर और दक्षिण भारत तक इतने अभिलेख हैं, प्राकृत में हैं ज्यादातर भाषा में, तो क्या सारे स्थानों पर लोग प्राकृत समझते होंगे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। एक दूसरा अभिलेख है राजा की वेदना, पहले पढ़ लेते हैं। जब देवनामपीय पियदस्सी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग आधुनिक जो उड़ीसा है, तटीय इलाका है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वहां कलिंग राज्य हुआ करता था, वहां पर विजय प्राप्त की थी। अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद में वो युद्ध करना छोड़ देते हैं। उसी के बारे में इस अभिलेख में चर्चा की गई है, लेकिन ये अभिलेख उड़ीसा में नहीं मिलते हैं हमें। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनामपीय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। उनका जो धम्म है उसके नियमों के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। उसका उपदेश, उसका प्रचार में ही उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। यही देवनामपीय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है, यानी पश्चाताप करने के लिए कि मैंने कितने लोगों को मारा है। देवनामपीय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, यानी कितने ज्यादा लोग मरते हैं, परेशान होते हैं, अपना घर बार उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो इसके बारे में अशोक ने अभिलेख के माध्यम से बताया है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उनकी मनोदशा कैसे बदल गई। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिलता है। यानी उड़ीसा से अभिलेख तो उसके मिलते हैं, लेकिन ये जो युद्ध वाला जो अभिलेख है, जो पश्चाताप वाला अभिलेख है, वो वहां से नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका? यानी हो सकता है जिस राज्य के लोगों का उसने कत्लेआम किया, मरवाया युद्ध के दौरान, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उस राज्य के लोगों के सामने ये सूचना प्रदर्शित कर सके। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अनुमान है, सिर्फ सोचने के लिए दी गई है कि विद्यार्थी विचार करें कि क्या हो सकता है। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिससे उनको पढ़ना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्द के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यानी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग इलाके में हो सकता है उनका अर्थ है, उनका जो अर्थ है वो अलग हो। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें
जिन इनमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, अगले पेज पे आ जाएगी काल रेखा 1 और काल रेखा 2 मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के नहीं, कुल मिलाकर भारतीय इतिहास में, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं, यानी सभी का अनुवाद भी नहीं हो पाया है। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, जो मिट्टी में दब गए या नष्ट हो गए। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। जो अभिलेख हमारे पास आज उपलब्ध हैं वो उस समय जारी किए गए अभिलेखों का एक छोटा अंश है, बाकी तो हो सकता है नष्ट हो गए हों या लुप्त हो गए हों। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सामान्य लोगों की जिंदगी कैसी है, किसानों की जिंदगी कैसी है, व्यापारियों की जिंदगी कैसी है, या और जनजीवन में सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, समाज में परंपराएं कैसी चलती हैं, तो उसके बारे में पुराने समय के अभिलेखों में जानकारी नहीं मिलती। एक तो बात यह है कि राजा उन अभिलेखों को लिखवाते थे तो वो अपनी विजयों के बारे में, अपनी जो प्रशस्ति है उसके बारे में ही जिक्र करते थे, अपनी योजनाओं के बारे में बताते थे। दूसरी बात, खुदाई करके लिखे जाते थे तो ये बहुत ही कठिन काम था, यानी पेन कॉपी में लिखना तो कितना भी बड़ा ग्रंथ आप लिख सकते हो, लेकिन पत्थरों पर खुदाई करके, तांबे की धातु पर खुदाई करके लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ही थोड़ी जानकारी दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। यानी ये तो बताया गया है कि अशोक ने धम्म की शुरुआत की, उसको पश्चाताप हुआ, उसने उन स्थानों की यात्राएं की, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी कैसी थी, खेती कैसे करते थे, खेती में बदलाव कैसे हो सकता था, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हैं वो अभिलेखों में हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। जो राजा के जीवन के विशेष अवसर होते थे, राज्य के जीवन में जो राज्य में विशेष प्रकार की घटनाएं थी, उन्हीं का जिक्र होता था। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, यानी राजा लोग बनवाते थे, या कुछ जगह हमें ऐसे जो धार्मिक लोग हैं या जो दान देने वाले हैं, जो सेठ हैं, साहूकार हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके अभिलेख मिलते हैं, तो वो वही विवरण देते हैं जो अपने बारे में हो, यानी उन्होंने क्या दान किया है, क्या बनवाया है। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत को बेहतर ज्ञान हो सके। यानी उस समय की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, सामान्य लोगों की जीवन शैली है, उसका जीवन कैसा होता था, कैसी प्रकार की सामाजिक परंपराएं थी, उसके बारे में जानने का प्रयास हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन यानी नवीन, आपने विलोम शब्द देखे होंगे, दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। यानी शुरुआत में जो 20वीं सदी का मतलब तो हो गया 1901 से 2000 तक का, और 19वीं सदी से पहले वाली होगी, तो वहां जब इतिहास लिखा जाता था उस काल के दौरान, तो ज्यादातर राजाओं का इतिहास लिखा जाता था कि किस राजा ने कब शासन ग्रहण किया, उसकी पत्नी कौन थी, उसने कौन से युद्ध लड़े, कौन से इलाके उसके कब्जे में थे। ये इतिहास की पुस्तकों में ज्यादा लिखा जाता था। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। यानी जिन लोगों को समाज में मुख्य स्थान प्राप्त नहीं था, जो पिछड़े हुए लोग थे, उन लोगों के इतिहास के बारे में क्यों नहीं बताया गया है, कितना उनको सताया गया था या कितनी उनको समस्याओं का सामना किया गया था, उसके बारे में इतिहास लिखने का प्रयास किया जाता है, और ये किया जा रहा है अभी, और आगे और भी उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो काल रेखाएं दे रखी हैं, हालांकि इसमें बोलकर बताने से कोई समय वेस्ट करने वाली बात होगी, कुछ जो जानकारियां एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे धान की रोपाई का समय कब था, मगध शासकों की सत्ता पर पकड़, सिकंदर का आक्रमण कब होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब होता है, तो ये सारी डेट्स वगैरह हमने देख ली है, तो इस पर ज्यादा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बातें हैं ये। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, और इसका गठन करते हैं विलियम जोन्स। ये नाम आपको याद रखना है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स। और एक बात ऐसी भी याद रखनी है कि 1784 में जब बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार की जानकारी आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे कोलिन मैकेंजी ने 1810 के दशक में संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। ये कुछ बातें हैं, और मैं कुछ और बताना चाह रहा था इसमें। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। 1871 में इसको महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, जबकि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना 1861 में ही हो गई थी।
दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक 1886 में प्रकाशित हुआ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक, ये त्रैमासिक 3 महीने से एक बार आती थी और शोध पत्रिका थी पुरातत्व के संबंध में, शोध पत्रिका। और जेम्स बर्गेस ने इसकी शुरुआत करवाई थी। जेम्स बर्गेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, हिंदी में कहें तो महानिदेशक थे। दूसरे महानिदेशक बनते हैं जेम्स बर्गेस 1885 में, जबकि कार्यभार इन्होंने 1886 में ग्रहण किया था। इन्होंने ये शुरू करवाई थी, 3 महीने से एक बार आती थी शोध पत्रिका, जो भी नई खुदाइयां होती थी, जो नए शोध होते थे, इसमें प्रकाशित होते थे। इसका नाम था एपिग्राफिया इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिग्राफी का मतलब पुरालेखों के अध्ययन से संबंधित, और इस प्रकार की कुछ जानकारियां हैं। यानी वो जानकारियां मैं देने का प्रयास नहीं करता कि जिसमें जैसे ये डेट दी गई है, इस डेट में क्या हुआ मैं पढ़कर बता दूं। ये टाइम वेस्ट करने वाली बातें होती हैं। ये कोई भी विद्यार्थी हो स्वयं पढ़ सकता है और इनको याद करना होता है, और इसके बारे में डिटेल में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ये जानकारी थी पार्ट 2 के बारे में, राजा, किसान और नगर, जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन मैंने काफी बातें बताने का प्रयास किया है। अभी अगले हफ्ते से हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।